गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपको पिछली क्लास में ये बता रहा था कि देव निर्देशन के विधियाँ, जिसमें मैंने बताया था देव निर्देशन के स्वरूप, उसके बाद बताया था सविचार तथा देव निर्देशन में अंतर और स्तरित या मिश्रित निर्देशन और उसके गुण और उसके अवगुण के संबंध में हमने चर्चा की थी। और निश्चित रूप से मैं यह समझ सकता हूं कि आप लोग नोटेशन तैयार करते होंगे। और कापी कौन सी बनानी है? तो 200 पेज की कॉलेज वाली कापी, बड़ी कापी, ठीक है। अब देखते हैं न्यायादर्श के आकार को प्रभावित करने वाले तत्व। पेज नंबर 46 पर है, न्यायादर्श के आकार को प्रभावित करने वाले तत्व। फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग साइज ऑफ सैंपल। तो सबसे पहले आता है समग्र की सजातीयता। समग्र की सजातीयता, तो देखिएगा, यदि समग्र की इकाइयों में सजातीयता हो तो अपेक्षाकृत छोटा न्यायादर्श उपयुक्त होता है। यदि इकाइयों में समानता हो तो एक इकाई न्यायादर्श का काम कर सकती है, लेकिन यदि समग्र की इकाइयों में भिन्नता हो तो न्यायादर्श का आकार बड़ा होना आवश्यक है। अर्थात मैं बताऊं कि अगर इकाइयां हैं तो ऐसी स्थिति पर क्या है, छोटा न्यायादर्श अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी होता है। और इकाइयों में समानता हो तो कोई भी एक जो इकाई न्यायादर्श का काम कर सकती है, ठीक है। लेकिन समग्र की इकाइयों में अगर भिन्नता हो जाती है तो न्यायादर्श का आकार बड़ा होना चाहिए। दूसरा है वर्गों की संख्या। प्राप्त सूचना के विवेचन के लिए उसका वर्गीकरण करना आवश्यक पड़ता है। यदि वर्गों की संख्या अधिक हो तो न्यायादर्श का आकार भी बड़ा होना चाहिए। इसके विपरीत यदि वर्गों की संख्या कम हो तो छोटे न्यायादर्श से भी काम चल सकता है। अभी देखेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम जब पढ़ेंगे, है ना, तो आपको जब बताया जाएगा, जितने भी इसमें प्रैक्टिकल के प्रश्नावली आएंगे तो आपको समझ आएगी कि वर्ग क्या होता है, सजातीयता क्या होती है, समग्र क्या होती हैं, इकाइयाँ क्या होती हैं, तो और आपको अच्छे से डीपली समझ में आएगी। उसके बाद है अनुसंधान की प्रकृति, नेचर ऑफ इंक्वायरी। तो न्यायादर्श का आकार अनुसंधान की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यदि गहन अध्ययन करना है जिससे इकाइयों का लंबे समय तक का अध्ययन की आवश्यकता हो तो बड़ा न्यायादर्श उपयुक्त होगा। लेकिन अनुसंधान का उद्देश्य यदि केवल राय जानना हो तो बड़ा न्यायादर्श लिया जा सकता है, परंतु टेक्निकल अनुसंधान में न्यायादर्श का छोटा आकार होना आवश्यक है, क्योंकि उससे गहन अध्ययन सरल हो जाता है, ठीक है। और चौथा है व्यवहारिक कारण, एप्लाइड कॉसेस। तो ये व्यवहारिक कारण क्या है? तो अनेक व्यवहारिक कारण, जैसे कि वित्तीय साधन, समय, सुशिक्षित कार्यकर्ताओं की उपलब्ध संख्या आदि न्यायादर्श के आकार को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। इन साधनों की सीमित मात्रा में होने पर न्यायादर्श का आकार छोटा होना आवश्यक हो जाता है, ठीक है, व्यवहारिक कारण अगर हो तो। पांचवा है परिशुद्धता का स्वरूप, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। तो प्रायः यह कहा जाता है कि न्यायादर्श आकार जितना बड़ा होगा प्रतिनिधित्व का अंश भी उतना ही अधिक होगा। लेकिन केवल आकार का बड़ा होना न्यायादर्श की परिशुद्धता का प्रमाण नहीं है। एक छोटे किंतु उपयुक्त रीति द्वारा चुने गए न्यायादर्श के परिणाम भी शुद्ध हो सकते हैं।
और छठवां कारण आता है प्रश्नावली का आकार। तो प्रश्नावली का आकार, साइज ऑफ द क्वेश्चन, तो इसमें क्या होगा, प्रश्नावली का आकार प्राप्त की जाने वाली सूचना पर निर्भर रहता है। तो प्रश्नावली एवं अनुसूची का आकार साधारण स्वरूप का एवं सरल होना चाहिए। तो इस प्रकार से न्यायादर्श का आकार उपयुक्त सभी आधारभूत तत्वों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है, ताकि कोई भी डेटा हो, कोई भी आंकड़े हो, उसका निष्कर्ष या उसका परिणाम जानने के लिए बिल्कुल सरलता हमको पड़ेगी। तो हमने क्या सीखा, न्यायादर्श के आकार को प्रभावित करने वाले तत्व में समग्र की सजातीयता पहला, दूसरा आता है वर्गों की संख्या, ठीक है, तीसरा आता है अनुसंधान की प्रकृति, चौथा है व्यवहारिक कारण और पांचवा है परिशुद्धता का स्वरूप, छठवां है प्रश्नावली का आकार। तो मैं निश्चित रूप से आशा और विश्वास करूंगा कि आपके सब के सब बढ़िया इसका नोटेशन तैयार करते होंगे, पॉइंट टू पॉइंट इसका लेखन कार्य करते होंगे। और एक चीज़ बताऊं कि हमने 11वीं में कॉमर्स तो ले लिया, लेकिन कॉमर्स में अकाउंट से भी बढ़कर कठिन जो है इकोनॉमिक्स होता है, इसलिए इसको समझने और इसका अध्ययन करने में थोड़ी कठिनाई होती है। और इसलिए मैं कहूँगा कि आप अधिक से अधिक मेहनत करें, अधिक से अधिक समय विषयों को दें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।